welcome to this very special edition of the News Hour agenda that we're bringing to you from Banaras, from the banks of the Ganga. We will be bringing to you, of course, this debate, but the subject matter of the debate is about the kind of galis or abuses that the Prime Minister has been seeing over the last several years. From Maut Ka Saudagar to Nali Ka Keeda, we have seen a number of such words being used to describe the Prime Minister and the heat and dust of election campaigns and otherwise. And today, the Prime Minister has responded to them. Today, the PM says that he is used to these galis and that he is gali-proof. जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। Some of the galis that the Prime Minister mentioned were heard years back, but recently when the Prime Minister said that he has been sent by God to do work, we have seen several responses to that comment as well, with certain leaders even calling him mentally unstable. मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, भगवान ने मुझे याद रखा है, तो कुछ जरूर गड़बड़ है। जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया। Well, the Prime Minister, responding to the opposition's Gali attack, has taken center stage in this final phase of the Lok Sabha election ahead of the Prime Minister's own constituency, Varanasi, going to vote. There are those who say that this is a sign of opposition showing fears of defeat. On the other hand, it's the opposition who says that the Prime Minister is one who's lowered discourse by uttering words such as mutton, Mangal Sutra and even Mujra. ये सही बात है। जो आदमी हारता है, जब हारने के बाद में कुछ नहीं हो पाता तो वो गालियां देने पे उतारू होता है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि विपक्ष ने हिम्मत हार दी है 101 गालियां देना, और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो सेवक के रूप में काम करता हो, गरीबों का मसीहा के रूप में काम करता हो, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, ओबीसी वालों लोगों को किसी प्रकार सुरक्षा देने का काम करता है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, उस महापुरुष को गाली देना, मुझे लगता है कि ईश्वर भी इनको माफ करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा गाली गलोच राजनीति में किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए क्या क्या लफ्ज बोले थे आप सब जानते हो। मोदी जी ने उनके लिए कहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कि जिसकी पगड़ी के नीचे कुछ नहीं है। फिर अब कहते हैं कि लोग मुझे गाली देते हैं। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And for more of this, let's go across to our guest. Joining us is Devanand Singh, BJP leader. We also have with us Harshvardhan Tripathi, senior journalist. On my right is Rajkumar Bhati, national spokesperson of Samajwadi Party. Dr. Sudha Mishra is the leader of the Congress Party. And let me start first and foremost with Rajkumar Bhati. Rajkumar Bhati जी, आप क्या कहेंगे? चाहे मौत का सौदागर हो, चाहे नाली का कीड़ा हो, प्राइम मिनिस्टर सेज कि अब वो गाली प्रूफ हो गए। कई सालों से इस तरह की गाली खा के वो उनके आदी हो चुके हैं, लेकिन ये जो गालियां हैं उन पर चिपकती नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसी चैनल को या किसी शोधकर्ता को इस पे एक शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए
माननीय मोदी जी के द्वारा भाषणों में विपक्ष को दी गई गालियों को भी इकट्ठा किया जाए और विपक्ष के द्वारा दी गई गालियों को भी इकट्ठा किया जाए। तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा शोध होगा और एक अच्छा रेफरेंस होगा आगे के लिए। जितनी गालियां मोदी जी कहते हैं, वो कहते हैं, अब उन्होंने संख्या बता दी अपनी, 101 गालियां मुझे अब तक दी हैं। 101 गाली तो मोदी जी अकेले पंडित नेहरू को दे चुके हैं, और जो इंदिरा गांधी को दी हैं और राहुल गांधी को दी हैं, अखिलेश यादव को दी हैं और सारे विपक्ष को दी हैं। कभी घमंडिया कहते हैं, कभी शहजादे कहते हैं, कभी कहते हैं भाग जाएंगे, ठका ठक ठका ठक। क्या उन्हें अपने आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? क्या आईना नहीं देखना चाहिए? दूसरे पे आरोप लगाने से पहले खुद आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और ये देखना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वाक्य बोल रहा हूँ कि इन 10 सालों में भारतीय राजनीति का स्तर जितना मोदी जी ने गिराया है, इतना इतिहास के 75 सालों में नहीं गिरा। ओके देवानंद सिंह, आप जवाब दें। ये मोदी जी हैं जिन्होंने गाली दी है, और आप दोनों को अगर तुलना करेंगे दोनों की, तो मोदी जी ने न सिर्फ कांग्रेस लेकिन बाकी दलों के नेताओं को भी इस तरह के गाली गलौज की पॉलिटिक्स की है उनके साथ। आप क्या कहेंगे? मैं इस 24 के लोकतंत्र के चुनाव में आपने सवाल किया है, जो बनारस पूरी दुनिया में आज इस चुनाव की चर्चा हो रही है, और इन समाजवादी पार्टी के मित्र के ये जो सवाल हैं वो आपके सवाल हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी असंसदीय शब्द का प्रयोग कभी किया नहीं है। इनके नेता, और ये हमारी कांग्रेस की बहन है, इनके नेता राहुल गांधी ने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा था, और मोदी जी को ये जितना भी गाली दे रहे हैं, मोदी जी के साथ आज पूरे देश की जनता का आशीर्वाद है। तो आज नहीं, गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से ये कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से मोदी जी को गाली दी है, उस समय कितनी आलोचना की, कितनी साजिशें की, ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है। लेकिन आज मोदी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता का आशीर्वाद है, उनको केवल देश की जनता की चिंता करनी है, और वो निरंतर विकास कर रहे हैं। और देश की गरीबी दूर करने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के शिक्षा के लिए हमेशा मोदी जी 24 घंटे आज परिश्रम करते हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ जो 18 घंटे काम करता हो, और एक बेंचमार्क मोदी जी ने इस देश में किया है, और देश की इकोनॉमी को डबल कर दिया है। आते इकोनॉमी पे आएंगे। फिलहाल गाली पॉलिटिक्स पे डिबेट कर रहे हैं, बट आई वांट टू ब्रिंग इन डॉक्टर सुधा मिश्रा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, यू हैव हर्ड हिम। इनका ये कहना है, चाहे सड़क का गुंडा हो, चाहे खून की दलाली हो, कई ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और गालियां कांग्रेस की तरफ से आई है। ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का, और वो कह रहे हैं कि यहां तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पॉलिटिसाइज किया गया है, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। जवाब देंगे आप इनका? हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। बिल्कुल सच है, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं हुआ है तो होना भी नहीं चाहिए। जिस देश में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करोड़ों की गर्लफ्रेंड बोले और स्त्रियों के अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, और उसके बाद असंसदीय नहीं है, अशोभनीय शब्द है एक स्त्री की मर्यादा के लिए, जो मंगल सूत्र से शुरू करता है, गला पकड़ता है, उसके बाद मुजरे पे आ जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए किसी जनता को, जो स्त्रियों का सम्मान न कर सके। जब काम की बात आती है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। गालियां गिनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों पे जब आप कोई आक्षेप करते हैं, आपने कहा कि हमने गाली नहीं दी। जितने असंसदीय शब्द आपने बनाए अपने संसद में, उसके इतर जाके स्त्रियों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे यहाँ पे बोलते हैं कि जिनके अधिक बच्चे पैदा होते हैं। तो कुछ ये है कि संवैधानिक रूप से हम भारतीयों के ऊपर गुंडाई, मैंने कहा ना, स्त्री अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़े आपने सवाल पूछा, मैं बोल रही हूँ और ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग जो मंगलसूत्र लगाते हैं और मुद्रा पे ठीक है, उनको कंप्लीट कर दीजिए। 30 सेकंड अपनी बात पूरी कर दीजिए। दूसरी बात पूरी करिए 30 सेकंड में। हाँ जी, 3 सेकंड बता रही हूँ। काम पे वोट मांगना था इस संसदीय क्षेत्र में। आप देखिए इस बनारस को,
नालियां गिर रही हैं बनारस में, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए नमामि गंगे पे, लेकिन गंगा की हालत बद से बदतर हो रही है। और ये बात करते हैं कि अपने इन्होंने गाँव को गोद में ले रखा है। पूछिए उन गाँव वालों से। मैं डेवलपमेंट पे आ रहा हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले जो सवाल उठाया कि महिला अस्मिता के, और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी बता देना चाहता हूँ 1 मिनट कि इनके प्रवक्ता जी से, मैं अपनी बहन प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ कि आपकी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता छत्तीसगढ़ में आपके राष्ट्रीय नेता उसको छेड़ते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है। आज सुधा जी, आपने आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए, आपको भी मौका देंगे, आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके सुधा जी, एक एक करके। देवानंद जी, मैडम एक एक करके। हाँ, आपकी नेता उसके साथ छेड़खानी किया प्रवक्ता के साथ, शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके जो आरोप है, राधिका खेरा ने आरोप जरूर लगाया। सुधा मिश्रा जी, राधिका खेरा ने आरोप लगाया, आप सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आज हमने जो डेवलपमेंट किया है ना, जो आपने हाईवे बनाया था, उसके जस्ट डबल हाईवे 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे नरेंद्र मोदी ने बनाया है। आपके समय 7 एम्स हुआ करते थे, हमने 22 बनाया है। आपके समय 75 हवाई अड्डे हुआ करते थे। देखिए, एक सेकंड, ये देखिए महिला अस्मिता का सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक एक करके देवानंद जी और सुधा जी, आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्योंकि आपने पूछा है, और मैं चाहूंगा कि हर्षवर्धन जी इस पे आए। और हर्षवर्धन जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि इतने सारे जो स्टेटमेंट दिए गए, चाहे मुजरा हो चाहे पूर्व के जो स्टेटमेंट्स हो, दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। क्या जवाब आप देंगे सुधा जी को? देखिए माधव जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में नेताओं ने जितना स्तर गिराया है, और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कुछ चीजों से सबक लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादे कह रहे हैं, मुजरे की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, उसको वो एक संदर्भ के साथ जोड़ के कह रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करता है तो उनकी पहचान के साथ जोड़कर करता है, चाहे आप नीच कहें, चाय वाला कहें, मौत का सौदागर कहें। और गुजरात से लेकर आज तक मेरी तो सचमुच समझ में नहीं आता, राजनीति में आप किसी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आपको जब पता है कि नरेंद्र मोदी इन गालियों को देने का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बावजूद आपके नेताओं की अगर जुबान फिसल जाती है, उसके बावजूद अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। और देखिए, किसी भी पार्टी में आज प्रज्वल रेवन्ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम बिल्कुल, लेकिन उनके साथ वो सहयोगी थे। आज अगर वहां राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता अपने ही दफ्तर में वो अपमानित हो जाती है, उनके साथ छेड़खानी हो जाती है और उनको पार्टी छोड़नी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। लेकिन निजी तौर पर प्रधानमंत्री पर किया गया हमला, उनको कहा गया अपशब्द, उनको दी गई गाली, विपक्षियों के खिलाफ जा रही, शायद इतने चुनावों से वो अभी तक नहीं समझ पा रहे, ये ठीक बात है। राजकुमार जी, आप जवाब दें। ये जो एक्सपीरियंस रह चुका है, चाहे चौकीदार की बात हो, चाहे चाय वाले की बात हो, गाली पॉलिटिक्स कई बार बैकफायर कर चुके हैं, और एक बार फिर इस चुनाव में शायद ये होते दिख रहा है, ये ऐसा कहना है। क्या जवाब देंगे आप इनका? पहली बात तो मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी तरफ से इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने किसी खराब शब्द का प्रयोग किया है तो वो भी गलत है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। लेकिन हमारे दोनों साथी देवानंद जी और हर्षवर्धन जी ने कहा कि मोदी जी कभी हल्के शब्द प्रयोग नहीं करते, असंसदीय शब्द प्रयोग नहीं करते। मेरा दिल करता है कि मैं इनकी बात पर विश्वास कर लूं, क्योंकि प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं, मुझे भी खराब लगता है जब प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि जो शंकर बछड़ा किसने कहा था, वो क्या कहा था, गाय, कौन सी गाय, जर्सी गाय किसने कहा था? पश्चिम बंगाल में जाके ममता जी के लिए किसने कहा था, दीदी तुम्हारी स्कूटी सिंगूर में जाके गिरेगी, दीदी ओ दीदी, ये सब घमंडिया शब्द क्या गाली नहीं है? कहते हैं विपक्ष को घमंडिया कहते हैं। तो ये ना कहें, कृपया ये ना कहें कि आप बहुत साफ सुथरे हैं, आप बहुत पाक साफ हैं। और दूसरी बात, मैं और देवानंद जी थोड़े बहुत खराब शब्द बोल भी लें, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। जब देश का सर्वोच्च नेता असंसदीय भाषा बोलता है, अमर्यादित भाषा बोलता है, विपक्ष के लिए अपमानजनक भाषा बोलता है, चरित्रहनन करता है, तो इससे पूरी दुनिया में हमारा रुतबा गिरता है, हमारी मर्यादा गिरती है, हमारे देश का अपमान होता है। इसलिए वो ज्यादा गंभीर मसला है। ठीक है,
देखिए देवानंद जी जवाब आज दीजिए। हमको गंभीर मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं कि ये दलितों और पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसमें से काट के मुसलमानों को देंगे। कोई बर्दाश्त करेगा? देश का जनता, देश आपकी कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक आप नहीं, मैं पूछ आप जवाब दीजिए इनका। सुधा जी आप जवाब दीजिए इनका, लेकिन उनको पूरा करने दीजिए। मेरी पूरी बात पूरी हो जाए। आपने कर्नाटक में सब मुस्लिमों को आरक्षण दिया है कि नहीं? आपने दिया है कि नहीं? आप सुनिए, कितने मुस्लिमों सुनिए, किसी को नहीं है। एक सेकंड देवानंद जी आपको रोकूंगा मैं। अब मैं सवाल पूछता हूँ सुधा जी से। सुधा जी सवाल इनका ये है कि कर्नाटक में हमने देखा, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हमने देखा है, वहां पे भी कई बार प्रयास किया गया है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए और उन पूरे प्रयासों को कोर्टों ने रोका है। तो ऐसा नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि ये प्रयास किए गए हैं तो कांग्रेस की शासन के द्वारा ये किया गया है, ये बीजेपी का आरोप है और वो कह रहे हैं कि हम उसको अंडू करेंगे, हम उसको होने नहीं देंगे। इसका स्पेसिफिक जवाब कम से कम पत्रकारिता और पत्रकार जो स्तंभ है, ये जो बातें कह रहे हैं और गुजरात में जिस तरह से दिया गया, अगर उस पर आप विश्लेषण करेंगे तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। लेकिन दूसरी बात, मैं आ रही हूँ नहीं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रही हूँ। हम सब क्या है, भारतीय, और ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री खुद को गुजराती कहता है, फिर बनारस में चुनाव लड़ता है, पूरे राज्यों को बांट देता है, मणिपुर जाता नहीं है, उत्तराखंड की बच्ची दिखाई नहीं पड़ती है, उत्तर प्रदेश में हाथरस की बच्ची जलाए दिखाई नहीं पड़ता है। ये राज्यों में बांट के बेटी बहनों को, मैम तो राहुल गांधी भी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। सुधा जी एक सेकंड रुकिए। सुधा जी मैं एक सिंपल सवाल पूछूं आपसे, एक सिंपल सवाल पूछूं। एक सेकंड रुकिए प्लीज, थोड़ा सब्र करिए। कि आपने जो कहा कि अपने आप को गुजराती बताते हैं और बनारस से चुनाव लड़ते हैं, अगर यही हम यार्डस्टिक यूज करें तो राहुल गांधी अपने आप को यूपी का लड़का कह के वायनाड से चुनाव क्यों लड़ते हैं फिर? तो ये सेम यार्डस्टिक होना चाहिए। सुनिए, हम करते हैं, हमने कभी कहा नहीं, हम भारतीय हैं। पूरे देश के संविधान में आप कहीं से चुनाव यूपी के लड़के तो कहा है मैडम, हम कह सकते हैं, यहाँ पे खड़ा हुआ हर व्यक्ति कश्मीर से लड़े, गुजरात से लड़े, उधर से, कहाँ लिखा है कि नहीं लड़ सकते हैं? गजब बात करते हैं, ये तो इन्होंने शुरू किया। लेकिन मैं देवानंद से एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि देवानंद जी आपकी जो लीडर है कंगना, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है। उन्होंने मोदी को भगवान राम और विष्णु का अंश कहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। बाद में उन्होंने अपॉलॉजी जरूर की, लेकिन ये भी बहुत ही सेंसेशनल और बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स हैं जो भाजपा के कई नेताओं ने पब्लिकली ये सब चीजें कही हैं। माधव जी, मैं एक आग्रह करूंगा आपसे, दो लोग साथ में हैं और मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ और आपका गठबंधन नहीं है, मेरा कोई गठबंधन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है हर्षवर्धन जी। और मैं बोलना चाहता हूँ इसमें कोई आज भारती जी और सुधा जी कहेंगे जब राहुल गांधी कह रहे हैं पत्रकारों को कुछ, मैं बता, तो ये तो गाली देना तो आदत है। नेताओं को भी देंगे गाली पत्रकारों को भी देंगे। ये जनता का भरोसा नहीं जीता, इनको पत्रकारों सवाल दोनों तरफ के हो रहे हैं। हमारी प्रवक्ता जो विपक्ष की है वो किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। और ये खुद मैं अभी बता रहा हूँ माधव जी, 4 तारीख के बाद अगर ये कांग्रेस सपा के लोग एक दूसरे को गाली न दें तो मैं राजीव आपको बता रहा, आप तो अभी मध्य प्रदेश में, माधव जी मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले चार महीने पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चोर पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में जो इनका कैंडिडेट है अखिलेश यादव ने क्या बोला था कि ये विधायक, ये अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का इतने खराब शब्दों का प्रयोग। एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल, एक सेकंड, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। जब मोदी जी कहते हैं कि उनको एक दिव्य शक्ति मिलती है जिसके वजह से वो अपना काम कर पाते हैं, तो क्या ये कहना सही है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? अच्छा, ये राहुल गांधी ने कहा है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं कहूँ मैं बनारस की धरती पे खड़ी हूँ, अब मैं कन्विंस हूँ कि मैं अवतारी हूँ, आप मुझे क्या कहेंगे? अवतारी शब्द का यूज किया था। अगर मैं कहूँ मैं अविनाशी हूँ, नहीं, अवतारी शब्द का प्रयोग किया था क्या? ईश्वर ने भेजा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोग
मुझे जनता की आंखों में जिंदगी भर के फूल झोंक रहे हैं, सुनिए फूल झोंकना चाहते हैं। सुधा जी, सिंपल सवाल, अवतारी शब्द कहाँ प्रयोग किया? आप बताइए, एक सेकंड प्लीज देवानंद जी। नरेंद्र नहीं देवेंद्र हैं, अवतार लिया है लोगों की सेवा। मैं अगर कह दूं यहाँ खड़ी होके कि भैया सुनिए, मुझे आज देवता ने दिया आकाशवाणी में कि मैंने अंश लिया देवता अवतार शब्द का कोई प्रयोग है, इसमें फैक्ट्स, लेट्स गो बाय द फैक्ट्स, एक एक करके लेट्स गो बाय द फैक्ट्स। हर्षवर्धन जी, जगन्नाथ हमारे भक्त हैं। ठीक है, आपने बात रखी अपनी, अब हर्षवर्धन जी बोला। एक सेकंड रुकिए, देवानंद जी रुकिए प्लीज, देवानंद जी प्लीज। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप लोग हर्षवर्धन जी को बोलने नहीं दे रहे। यहाँ पे कम से कम पत्रकारों की आवाज ना दबाए, पत्रकारों को बोलना था सर, पत्रकारों को बोलने तो दीजिए प्लीज। देखिए माधव जी, प्लीज, हम प्रयागराज से हैं और हमने जाने कितनी बार प्रियंका और सोनिया को देवी देवता के अवतार में बड़े बड़े पोस्टरों में देखा है, तो ये बताने से बचना चाहिए, जानकारी होनी। सुधा जी बीच में नहीं बोलते, ये अभद्रता होती है। आप थोड़ा तो मतलब सभ्यता रखें, बीच में ना बोले। मैं आपके बीच में नहीं, मुझे किसी को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं मुझे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे कभी कभी लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा है। और हिंदू आस्था रखने वाला कौन सा व्यक्ति नहीं होगा? इस अजर अमर अविनाशी काशी में कौन नहीं मानता है कि भगवान शंकर ने उसको किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा है? कमाल की बात है। और अगर इससे कोई जोड़ता है, विपक्षी नेताओं की मुश्किल यह है कि उनको लड़ना किससे है यही नहीं पता, किस पर टिप्पणी करनी है यही नहीं पता है। सबसे बड़ा संकट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो इस धरती पर है, वो ईश्वर का अंश है, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। हर व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है, कम से कम हिंदू मान्यता में तो हम यही मानते हैं। लेकिन कोई किसी को अगर अवतार घोषित कर रहा है तो कम से कम हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं, उसकी आलोचना होनी ही चाहिए। 2022 में सुधा जी, जब राहुल गांधी टी शर्ट में ठंड में चल रहे थे, तो इस पूरे मामले पर जो सवाल पूछा गया सलमान खुर्शीद का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान राम की तरह, हाँ तपस्वी हैं, भगवान राम की तरह तपस्या कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ। तो जब कांग्रेस करती है और जब आप अब सवाल उठाते हैं तो उसमें डबल स्टैंडर्ड, एक सेकंड प्लीज, आपको इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा। तपस्वी का मतलब क्या होता है? तपने वाला ना, हाँ, जो तपता है, जो कर्म करता है। भगवान राम की तरह, हाँ, भगवान राम से तुलना नहीं की। मनुष्य का अवतार लेने के बाद, एक मां के गर्भ से पैदा होने के बाद तप किया था। हाँ। ऐसी बात, मानव बन के तप किया था। और राहुल जी ने मानव बन के उतने 1000 किलोमीटर की यात्रा की है। तपना इसको कहते हैं। कम से कम धर्म की बात करते हैं। मेरे धर्म में धारते इति धर्म, जो कुछ हम धारण करते हैं और जो हमारा विश्वास है वही धर्म है। सनातन संस्कृति यही है जो सबको एक करती है, जहाँ पे सारे 6 दर्शन है, जिसमें न मानने वाला और मानने वाला दोनों समाहित है। आप लोग कैसे सोनिया गांधी जी को भी दुर्गा रूप में प्रबंधन किया गया। एक सेकंड 2007 में आपकी जानकारी के लिए 2007 में सुधा जी, आपकी जानकारी के लिए एक सेकंड प्लीज मुझे डिबेट करने दीजिए। सिंपल सवाल, 2007 में, अरे सर प्लीज 2-4 मिनट ही बाकी है। सिंपल सवाल, मुरादाबाद में 2007 में एक पेंटिंग है जहां पे सोनिया गांधी को गॉडेस दुर्गा के रूप में प्रमोट किया गया था और उसकी पोस्टर भी लगे थे यूपी चुनाव से पहले। बिहार कोर्ट ने सोनिया गांधी पर समन भी किए थे इस पोस्टर को लेके। इस पे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सेम चीज हुआ है। कर्नाटका में रामचंद्र जी को छोटा बच्चा दिखा के मोदी जी लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ, उस पे कितने सम्मान हुए थे और कितने कोर्ट केस हुए हैं बता दीजिए। अगर एक चीज पे हो रहा है, दूसरे पे कितना हो रहा है बताइए ना। उस पे दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे कोर्ट 300 शब्दों के निबंध पे आ गया है। 2 मौतें और 300 शब्दों का निबंध, ये आपके जीवन का मूल्य हो गया है कोर्ट में। सोच लीजिए। तो आप पोस्ट केस को कंपेयर कर रहे हैं, पोस्ट केस से कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ 300 शब्द आपके जीवन का मूल्य हो, निबंध लिख दो और आपने किसी को कुचल दिया, आपको जमानत मिल जा रही है। ये कोर्ट में महाराष्ट्र में जो पुणे में जो पोस्ट की ट्रेजेडी हुई है, जहाँ पे 300 शब्द के निबंध के लिए की पनिशमेंट दी गई थी, 2 लोग को चले गए। जवाब देंगे आप इनका? वो जो लिखा गया उस समय की जो घटना है, उस घटना के बारे में मुझे अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, ना मुझे जानकारी है। तौर पर कांग्रेस की प्रवक्ता इसको जोड़ती हैं तो बड़ा मतलब हल्कापन लगता है। वो अगर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने वो निर्णय दिया, वो शर्मनाक है। उसकी सरकार ने आलोचना की और सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही उनके पूरे परिवार की गिरफ्तारी हुई। उन डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिन्होंने ब्लड सैंपल बदला। आधी अधूरी खबर बताते हैं और कांग्रेस के नेता कहेंगे कि पत्रकार इनकी बात को काट देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फैक्ट पे बात करना चाहिए, ये ठीक रहता है। जनता जस्टिस जुवेनाइल
से भड़काने पर जनता बहुत जल्दी समझ जाती है, इसीलिए मुश्किल हो जाती है। All right, we're completely out of time. I'd like to thank all our guests for joining us. Devanand Singh, Harshvardhan Tripathi, Rajkumar Bhatti, Dr. Sudha Mishra. Clearly, we've not heard the last word yet on Gali politics. 48 hours of campaigning still left in Banaras and various parts of India for the 7th and final phase of the Lok Sabha election polling. What really will the outcomes of all of these issues be? Do join us on June 4th for more details and all the analysis as far as counting day is concerned. For the moment, we're going to call it a wrap from Varanasi.